आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फोर्स कैसे काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम फोर्स को ही स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स कैसे काम करता है, फोर्स कैसे लगता है। तो देखिए, फोर्स लगने के दो तरीके हैं, एक होता है बाय कांटेक्ट और एक होता है बाय फील्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है, तो सबसे पहले हमने इस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट बनाया, फिजिकल कांटेक्ट बनाया, और फिर ऐसे इसको पुश किया। तो ये वाला फोर्स हमने कैसे लगाया? कांटेक्ट के थ्रू। और एक दूसरे तरह का फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है जैसे चौक, इसको हम छोड़ते हैं, ये ऐसे नीचे आके गिरता है। अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इट मीन्स इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा है, अदरवाइज ये मूव क्यों करता? ओके, तो यहाँ से नीचे से तो कोई इससे कांटेक्ट बनाने गया नहीं, तो फिर ये नीचे कैसे आ जाता है? तो इसका आंसर है कि ये जो हमारी सराउंडिंग है, इसके अंदर एक इफ़ेक्ट है, मास के कारण एक इफ़ेक्ट है, अर्थ के मास के कारण एक इफ़ेक्ट है, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, कैसा भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन वाला फोर्स। ओके, इस इफेक्ट का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो अर्थ अपनी सराउंडिंग में एक ऐसा इफेक्ट रखती है, एक ऐसा फील्ड बना लेती है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा मास एंटर करता है तो उसके ऊपर अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके, तो इसके लिए अर्थ को कोई कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, अर्थ ने अपना फील्ड बना रखा है, वो फील्ड ही फोर्स बनाने का काम करता है, वो फील्ड फोर्स लगाने का काम करता है। ओके, तो फोर्स दो तरह से लग सकता है, बाय कांटेक्ट या बाय फील्ड। ओके, बाय कांटेक्ट का एग्जांपल जैसे फ्रिक्शन का फोर्स हो गया, टेंशन का फोर्स हो गया, और फील्ड का एग्जांपल जैसे हमने अभी पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड का। ओके, तो लाइक दिस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? तो देखिए, जैसे ये हमारे हाथ में एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को हम इस रूम के अंदर रखते हैं तो ये मूव करने लगता है। ओके, अगर ये मूव करता है तो वी नो डैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया कि कोई भी चीज़ कब मूव करेगी? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो अगर ये चौक ऐसे मूव करता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, सॉरी, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे मूव करता है तो इट मीन्स इस पर कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। ओके, तो अब ये इस डायरेक्शन में ऐसे चलता है, अब इससे किसी ने कोई कांटेक्ट बनाया नहीं, इसको किसी ने अपनी तरफ कांटेक्ट के थ्रू खींचा नहीं, ना किसी ने इसको कांटेक्ट के थ्रू पुश किया, तो फिर ये चलता किस कारण से है? तो इस पर ग्रेविटेशन फील्ड लग रहा है क्या? नहीं, ग्रेविटेशन फील्ड तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये तो वर्टिकल डाउनवर्ड जा नहीं रहा है, ये तो ऐसे लाइन पे चल रहा है सीधे इस तरफ। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का तो काम नहीं है ये वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लग रहा है इसके ऊपर। तो फिर कौन सा फोर्स लग रहा है? तो हमने इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जैसे मास के कारण दूसरे मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वैसे ही ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तभी तो चल रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, ये किसके कारण लग रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, ये हमने माना। ओके, अब मास के ऊपर एक मास दूसरे मास के ऊपर फोर्स लगाता है, किसके थ्रू? कांटेक्ट के थ्रू या फील्ड के थ्रू? तो आंसर है फील्ड के थ्रू, और उस फील्ड को हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही ये चार्ज एक चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कांटेक्ट के थ्रू तो कर नहीं रहा, किसके थ्रू कर रहा है? इसका मतलब फील्ड के थ्रू। तो यानी इस रूम के अंदर, इस स्पेस में, इस रूम के वॉल्यूम के अंदर कोई एक फील्ड है जो इस इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स लगा रही है, और ये फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड तो नहीं है। तो हमने क्या माना कि जैसे मास के ऊपर मास फोर्स लगाता है, वैसे इस चार्ज के ऊपर चार्ज फोर्स लगाती है। जैसे मास के ऊपर मास फोर्स किसके थ्रू लगाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू। तो वैसे ही एक इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स लगाता है, कौन से फील्ड के थ्रू? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज a physical quantity, it belongs to the field, it belongs to the volume, space. ओके, थ्री डायमेंशन में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल, उसकी सराउंडिंग में तीनों डायमेंशन में एक ऐसा फील्ड बनता है, एक ऐसा इफेक्ट होता है
जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है हम उसको जानते हैं ऑलरेडी, इससे पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था हमने, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब इस चार्ज को हमने यहाँ रखा और ये ऐसे चलने लगा, यानी इस पे जो फोर्स लगा वो किसके कारण लगा, एक दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। उस दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज ने इस रूम के अंदर क्या बनाया, इस स्पेस के अंदर क्या बनाया, अपना एक फील्ड बनाया। उस फील्ड के थ्रू ये फील्ड वाला फोर्स लगा, इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस फील्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो एक चार्ज अपनी सराउंडिंग में फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और उसके कारण ये चार्ज मूव करता है, एक्सिलरेट करता है। तो ये चार्ज इस रूम में लेके आते हैं, अब ये चार्ज हम दूसरे रूम में लेके जाते हैं, वहाँ पे ले जाके ऐसे रखते हैं तो वहाँ पे ये नहीं चलता है, वापस से इस रूम में लेके आते हैं, यहाँ पे ले जाके रखते हैं तो ये चलता है। तो इट मीन्स कि दूसरे रूम के अंदर स्पेस में, वॉल्यूम में ऐसा कोई फील्ड नहीं है। ओके, यानी वहाँ पे कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ओके, इस रूम के अंदर कोई एक चार्ज है जिसने अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रखा है। ओके, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही कोई चार्ज एंटर करता है तो वो क्या करने लगता है, चलने लगता है। ओके, तो ये हो गया प्रूफ कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है यानी उस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला लग रहा है, कॉन्टैक्ट वाला तो नहीं लग रहा, फील्ड वाला लग रहा है। फील्ड फोर्स लग रहा है, कौन से फील्ड के कारण लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, दूसरा एक चार्ज बना रहा है। तो एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी फोर्स लगाने वाला भी चार्ज है और फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला भी चार्ज है। हमने इस पे से चार्ज हटा दिया, अब ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके, अब ये कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल यानी अब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0। अब इसके पास केवल मास है। अब इसको हम ऐसे रखते हैं तो ये ऐसे नहीं जाता, ये ऐसे नीचे जाता है, ये ऐसे नीचे जाता है। तो इसका मतलब क्या अब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है उसको केवल कौन एक्सपीरियंस कर सकता है, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। तो ये तो दोनों ही नहीं है, इसका नेट चार्ज हमने क्या कहा, 0। तो ये अब क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। हाँ, ग्रेविटी का फोर्स तो ये हमेशा एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इसके पास मास तो हमेशा रहेगा, चाहे इसके ऊपर चार्ज हो चाहे ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, मटेरियल का, मास का। ओके, एक मास के पास चाहे चार्ज हो चाहे ना हो, लेकिन एक इलेक्ट्रिक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ साथ हमेशा मास होगा ही होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल किसको कहते हैं, उसको कहते हैं जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो या इलेक्ट्रॉन्स कम हो। और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा या कम होना अगर चार्जिंग की डेफिनेशन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के साथ कौन एसोसिएटेड होता है, उसका मास। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ऑब्वियसली मास की भी कमी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतने मास कम हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी होगी किसी बॉडी में तो उतना ही मास उनका इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं है, लेकिन उसके पास मास तो हमेशा ही होगा, यानी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें हमेशा ही लगेगा। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं तो उस दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या लग नहीं रहा होता है क्या, नहीं, तब भी फोर्स लग रहा होता है। ओके, अगर इसको एक इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मान ले वापस से और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ऐसे मूव करता है। तो क्या इस वक्त इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, क्या लग रहा है, लेकिन हमारा इस वक्त मोटिव क्या है पढ़ने का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम किसको अवॉइड कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को। ओके, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है, दो मास के बीच में। लगाता कौन है, एक मास किस पे, दूसरे मास पे, किसके थ्रू, अपने फील्ड के थ्रू। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है, दो चार्जेस के बीच में, किसके थ्रू लगता है, फील्ड के थ्रू, और वो फील्ड कौन बनाता है, एक चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल
in which if another charge enters, it experiences इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा, ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कोई सा भी लग सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही टाइप का होता है, अट्रैक्शन वाला। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक चार्ज पार्टिकल, इसके सराउंडिंग में स्पेस में एक फील्ड बना हुआ है जिसको हम देख नहीं सकते। फील्ड को हम नहीं देख सकते लेकिन फील्ड के इफेक्ट को देख सकते हैं। फील्ड का इफेक्ट क्या है? फोर्स लगना। ओके, तो इसके सराउंडिंग में कहीं किसी लोकेशन पे, मान लेते हैं इस लोकेशन पे हम एक चार्ज को लेके आते हैं दूर से और यहाँ पे लाके रखते हैं क्यू चार्ज को। मान लेते हैं ये लोकेशन, ये वाला जो पॉइंट है इस चार्ज से कितनी दूर है? r डिस्टेंस पे है। तो एक चार्ज को हम एक दूसरे चार्ज के बने हुए फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो क्या होता है? इसके ऊपर फोर्स लगता है, इसके ऊपर फोर्स लगता है। ओके, यही डेफिनेशन हमने लिखी है, द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। स्पेस, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखिए। स्पेस से हमें क्या पता चलता है? स्पेस यानी होता है वॉल्यूम। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो केवल एक एक्स डायरेक्शन में नहीं बन रहा या केवल वाई में नहीं बन रहा, ना ही केवल एक्स वाई प्लेन में बन रहा है। वो किस पे बन रहा है? एक ही टाइम पे, एक ही इंस्टेंट पे वो एक्स में भी बनता है, वाई में भी बनता है और जेड में भी बनता है। यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके सराउंडिंग में हर डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड किस डायरेक्शन में काम करता है? हर डायरेक्शन में काम करता है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाके रखिए, छोड़ दीजिए, वो नीचे आके गिरेगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर डायरेक्शन में बन रहा है। हमने ये वाली डायरेक्शन कैलकुलेशन के लिए चूज करी है, अदरवाइज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्योंकि अगर हम यहाँ कहीं भी इसके सराउंडिंग में चार्ज को रख के रखते हैं तो हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो हम इसके फील्ड को तो नहीं देख सकते, ये इमेजनरी कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट जो है वो, जो ये लाइंस वगैरह हम देख रहे हैं ये सारी इमेजनरी है, बट इसका इफेक्ट रियल है। इसका मतलब ये फोर्स भी बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और फोर्स भी लगाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमने एक वायर लिया, इंसुलेटिंग वायर, इंसुलेटिंग थ्रेड लिया। ओके, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे लटका दिया। इस चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे लटका दिया, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, क्यू चार्ज है इसके ऊपर। ओके, और यहाँ पे हमने एक चार्ज और रखा। अब ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और यहाँ पे हमने एक ऑन ऑफ का स्विच रख दिया। जैसे ही हम ऑन को दबाएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल आएगा ये क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये मूव करेगा किसी एक डायरेक्शन में। ओके, तो ये यहाँ मूव करता है। यहाँ पे हमने क्या लगा दी? यहाँ पे हमने एक घंटी बांध दी, ऐसे जैसे स्कूलों में होती है घंटी। ओके, अब देखिए यहाँ से हमने ऑन का बटन दबाया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकला, फैला, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर क्या करा? फोर्स लगाया। फोर्स लगते ही ये कहाँ जाता है? इधर जाता है और इससे जाके क्या करता है? टकराता है। अगर ये चार्ज मेटल एक घंटी से जाके टकराएगा तो क्या करेगा? साउंड क्रिएट करेगा। ओके, फिर हमने हाथ हटा दिया। ओके, जैसे ही हाथ हटाया इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होते ही ये क्या करेगा? वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। क्योंकि ये पेंडुलम की शेप में हमने बांधा है तो ये वापस से कहाँ आएगा? अपनी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आ गया, रुक गया। लेकिन अब वापस से अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बाहर निकलेगा वापस से फोर्स लगेगा और वापस से मूव करेगा, तो फिर से यहाँ पे साउंड क्रिएट करेगा। ओके, तो वापस से हमने हाथ हटा लिया, वापस से हाथ हटाया तो ये फिर पीछे आया।
अब ये काम हम फटाफट करते हैं। अगर हम इस काम को फटाफट करेंगे, ऑन 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 ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ जल्दी जल्दी करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ऑन ऑफ प्रोड्यूस होगा, खत्म होगा, प्रोड्यूस होगा, खत्म होगा, प्रोड्यूस होगा, खत्म होगा। तो इसके साथ में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी कैसा लगेगा, फटाफट से लगेगा फिर हटेगा, फिर लगेगा फिर हटेगा। अगर ऐसा होगा तो ये क्या करेगा, ये भी बार बार आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो ये जो जल्दी जल्दी आगे पीछे होगा इसको हम क्या कहते हैं, फास्ट ऑसिलेशन। फास्ट ऑसिलेशन यानी वाइब्रेट करेगा ये वाइब्रेट जितना जल्दी करेगा उतनी जल्दी, जितना फास्ट ये वाइब्रेट करेगा उतना तेज यहाँ पे हमें क्या सुनाई देगा, साउंड, क्योंकि ये जा के किससे टकरा रहा है, घंटी से टकरा रहा है। ओके, अब इस वाले सिस्टम को हमने क्या कर दिया, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर फिट कर दिया। अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्ज होता है, ओके, और मोबाइल फ़ोन के अंदर टावर भी दिखता है हमें, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं, जब भी हमारे फ़ोन पे घंटी बजती है तो हमें समझ लेना है कि किसी ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा है जो ऐसे फोर्स लगा रही है, और उसके थ्रू हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ है, अभी भी है। ओके, हम जो आप और हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। ओके, तो ये एक फोर्स का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगा और उसके कारण हमें क्या सुनाई देती है, रिंगटोन सुनाई देती है। ये बजता है इससे तो हमें पता चलता है कि किसी का फ़ोन आया है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशन में काम करता है। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, देखिए हम 3 चीज़ें यहाँ पे जानते हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज। ठीक है, इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ था, हमने कहा था ये चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा था, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट को हमने 1 कूलाम चार्ज दिया, 1 कूलाम चार्ज देके हमने इसको यहाँ रखा, तो इस पर फोर्स लगता है 10 न्यूटन। हमने इसका चार्ज बढ़ा दिया, 1 कूलाम से इसका चार्ज कर दिया 2 कूलाम, अब फोर्स चेक करा तो लगता है 20 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ही लोकेशन पे इसको रख रहे हैं, हम लोकेशन चेंज नहीं कर रहे, केवल इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड को। तो इसका फिर हमने तीसरी बार में चार्ज कर दिया 3 कूलाम, अब फोर्स लगता है 30 न्यूटन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितना ज़्यादा इस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, जितनी ज़्यादा इस चार्ज की वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो यानी जो फोर्स है उसके साथ में इस चार्ज का कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 1 कूलाम पे 10 न्यूटन तो 3 कूलाम पे 30 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड बढ़ाने से, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाने से फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया। ओके, तो चार्ज के साथ में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा देखिए, हमने लिया 1 कूलाम चार्ज, इस 1 कूलाम चार्ज को हमने इस लोकेशन पे रखा, इसको नाम दिया ए पॉइंट, यहाँ पे फोर्स लगता है 10 न्यूटन। अब इसी 1 कूलाम चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरी लोकेशन पे लेके गए, यहाँ पे फोर्स लगता है 20 न्यूटन। तीसरी लोकेशन पे लेके गए, वहाँ फोर्स लगता है 30 न्यूटन। और कहीं लेके गए, वहाँ लगता है 5 न्यूटन। और कहीं लेके गए, वहाँ लगता है 100 न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलाम चार्ज को लेके हम घूम रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, और अलग अलग लोकेशन पे फोर्स अलग अलग लग रहा है। और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज को जैसे ही रूम के बाहर लेके जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहाँ इस पर कितना फोर्स लगता है, 0। वापस से रूम के अंदर आए तो फिर फोर्स लगने लग जाता है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी कि इस पर फोर्स तभी लगेगा जब कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ही फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, किस पे लगेगा, इस चार्ज पे। ओके, इस लोकेशन पे रखते हैं 10 न्यूटन, इधर रखते हैं 20, इधर 30, इस 1 कूलाम चार्ज को। तो हमें पता चल गया कि यहाँ 10 न्यूटन लग रहा है और यहाँ 30 न्यूटन लग रहा है। तो यानी दोनों लोकेशन पे तो 1 कूलाम चार्ज को ही रखा था। तो डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, चार्ज तो वो, ये डिफरेंस किस चीज़ का है, फील्ड का डिफरेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। ओके, तभी इस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम क्या नोट करते हैं, हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, जो कांस्टेंट आएगा उसको 1 रखिए, तो हमें F = Q × E, एक ये रिलेशन मिलता है। किस किस के बीच में रिलेशन है, इस लोकेशन पे ये चार्ज
अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है हर लोकेशन पे, हमने ये वाली लोकेशन चूज करी r डिस्टेंस पे, और इस लोकेशन पे इस चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को या इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को, स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलते हैं। तो सिंपल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, वो एक ही बात है। ओके, तो ज़्यादातर हम वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी, ये दो वर्ड यूज में लेते हैं, और इन दोनों में भी हम इंटेंसिटी वर्ड को ज़्यादा यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाली लोकेशन पे टेस्ट चार्ज को क्यू चार्ज को रखा, इस पे फोर्स रखता है एफ। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अभी इस चार्ज की बात नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि इस रूम के अंदर फील्ड बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज कौन है उससे हमें पता नहीं, मतलब नहीं है। हमें केवल इतना पता है कि इस लोकेशन पे 1 कूलम चार्ज को रखेंगे तो यहाँ पे फोर्स लगेगा 10 न्यूटन, यहाँ रखेंगे 20 न्यूटन, यहाँ रखेंगे 30 न्यूटन। ओके, तो हमें फील्ड के अंदर क्या है वो मालूम है, अलग अलग लोकेशन पे फील्ड कितना है, फोर्स कितना है, हमें वो मालूम है। उससे मतलब है फील्ड कौन बना रहा है, कहाँ बैठ के बना रहा है, उससे अभी हमें लेना देना नहीं है। ओके, सो दिस इज रिलेशन बिटवीन फोर्स F experienced by the charge Q at the location where the electric field intensity is E. So this is the relation among these three physical quantities. Okay, अब देखिए यहाँ पे इस चार्ज को क्या कहते हैं, जिसको हमने इस कैलकुलेशन में नहीं लिया। ये चार्ज कौन सा है, ये वो चार्ज है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने लाके इस चार्ज को रखा। तो इस चार्ज को जिसके अंदर, जिसके फील्ड में हम बाहर से चार्ज लाके उस पर फोर्स को टेस्ट कर रहे हैं, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसके फील्ड में कर रहे हैं ना, तो इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। ओके, दिस चार्ज इज नोन एज सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, सोर्स चार्ज किसको कहेंगे, द चार्ज producing electric field in its surrounding in space, यानी वापस से हर डायरेक्शन में। ओके, इस चार्ज को फिर क्या कहेंगे, तो इस चार्ज को हम लेके आए थे इस रूम के अंदर, इस फील्ड के अंदर, तो इस चार्ज को हम इसके फील्ड के अंदर लेके आए थे। क्यों लेके आए थे, इसके ऊपर हमें क्या चेक करना था, फोर्स। तो इसको फोर्स चेक करना था, फोर्स को टेस्ट करना था, इसलिए इस चार्ज को क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। ओके, द चार्ज which experience electrostatic force in the electric field of source charge। ओके, टेस्ट चार्ज को स्मॉल q से दिखा देते हैं, सोर्स चार्ज को कैपिटल Q से दिखा देते हैं। ओके, नाउ फोर्स देखिए कितना फोर्स लगेगा, ये हमें पता चल गया। अब इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसका यूनिट कितना है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर हम आगे समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के अंदर। अभी के लिए हमें याद रखना है न्यूटन पर कूलम। ओके, दिस इज इट्स यूनिट। और इसकी डायमेंशन अगर लिखना चाहे तो फोर्स की डायमेंशन होती है मास, लेंथ, टाइम की पावर -2, चार्ज होता है I एम्पियर और इंटू टी टाइम t। तो ये हो गया हमारा m1 L1 t -3 a -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखिए। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
तो ध्यान रखिए, पहले वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। इन वेक्टर फॉर्म इट इज रिटन लाइक दिस, A इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ E is along the S. Okay, now हमें पता है जो चार्ज है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम जब भी टेस्ट चार्ज कहेंगे तो याद रख लीजिए, टेस्ट चार्ज मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज हम कह रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। हम कभी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं बोलते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज का मतलब ही हम समझ जाते हैं हम कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। क्योंकि आगे जितनी भी डेरिवेशन है, कैलकुलेशन है, उसमें हम टेस्ट चार्ज वर्ड बार बार में यूज में लेंगे, तो बार बार उसको लेंदी करके बोलना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो सिंपल हमने मान लिया कि टेस्ट चार्ज मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो याद रख लीजिए, टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या बताया डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो याद रख लीजिए, फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा ये डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपना फील्ड बनाता है, सोर्स चार्ज जो है अपना सराउंडिंग में फील्ड बनाता है, वो फील्ड को एक साइंटिस्ट थे फैराडे, उन्होंने उस फील्ड को समझने के लिए कुछ इमेजनरी लाइंस की हेल्प ली, इमेजनरी एक पैटर्न बनाया लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसके थ्रू हम उस फील्ड को स्टडी करते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे इस कमरे में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन दिखता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम उसको समझना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक जाला बिछा देते हैं, एक नेटवर्क फैला देते हैं, जैसे मकड़ी का जाला होता है, और हम कह देते हैं कि इस जाले में जो भी आएगा वो जो फंसेगा उस पर फोर्स लगेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा? एक इमेजिन कर ली, एक चीज़, एक पैटर्न को, एक डिज़ाइन को हमने इमेजिन करा। तो ऐसे ही फैराडे ने क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए या समझाने के लिए उसने ड्राइंग की हेल्प ली और एक पैटर्न, एक डिज़ाइन बनाया फील्ड लाइंस का। ओके, तो उसने कहा कि जो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? आउटवर्ड। वापिस से, ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, लेकिन इसको हम समझ किसके थ्रू रहे हैं? लाइंस के थ्रू। ये लाइन, तो इसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, और ये किसको शो कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, क्योंकि ये कहाँ पे है? इसके सराउंडिंग में, इस चार्ज के सराउंडिंग में जो स्पेस है वहाँ पे है ये। तो इसकी सराउंडिंग में स्पेस में कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कैसे शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू। तो जो फैराडे था उसने बताया कि प्लस से बाहर की तरफ और माइनस से, यही चीज होगी फील्ड, यही होगा, लेकिन किस तरफ? इनवर्ड। तो देखिए इसमें हम कह सकते हैं आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द सोर्स, और इसके लिए इनवर्ड टूवर्ड्स द सोर्स। यानी अगर हम इधर के फील्ड की बात करें तो इधर फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? टूवर्ड्स द सोर्स। इधर बात करें तो इधर भी टूवर्ड्स द सोर्स। इसके लिए भी इधर कैसा होगा? आउटवर्ड सोर्स, इधर आउटवर्ड सोर्स, और इधर भी आउटवर्ड। इसके लिए इधर ऊपर से इनवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर तरफ से क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर से भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण इसकी सराउंडिंग में जो फील्ड बनता है, उस फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो किस तरफ होगा? टूवर्ड्स द सोर्स, यानी सोर्स चार्ज की तरफ। और इस वाले पॉजिटिव के केस में अवे फ्रॉम द सोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन हम दोनों को स्टडी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला के रखा Q, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज ला के रखेंगे तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस लोकेशन पे हमने इस चार्ज को रखा और हमसे पूछा गया कि इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो हम क्या कहेंगे? अलोंग द फोर्स। इस लोकेशन पे फोर्स की डायरेक्शन बताइए तो क्या कहेंगे? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है आपस में सेम। जब टेस्ट चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव। अगर इसी जगह पे हम नेगेटिव चार्ज ला के रखें तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, टूवर्ड्स सोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा कैसी है, पॉजिटिव से आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में हम हमेशा क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स। तो ये हमें ध्यान रखनी चीज़। नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के तौर पे हम कभी लेते नहीं है, लेकिन फिर भी लेते हैं तो हमें ध्यान रखना है नेगेटिव चार्ज लेंगे तो फोर्स किस तरफ काम करेगा, डायरेक्शन किस तरफ होगी, फोर्स के अंदर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। ओके, सो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक सवाल कि हमने यहाँ पे सोर्स चार्ज लिया, उस सोर्स चार्ज के कारण उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था उसमें टेस्ट चार्ज को लेके आए और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लिया। लेकिन एक बात सोचने की कि क्या इस चार्ज के पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता होगा क्या, तो आंसर है बिल्कुल, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है सराउंडिंग में। लेकिन हमने क्या चालाकी करी कि हम जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम है, तो बहुत कम मैग्नीट्यूड वाला टेस्ट चार्ज हम लेके आते हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की ताकत कम है, तो इसका सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है, बहुत कम, बहुत कमज़ोर। तो इसका कमज़ोर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरफेयर नहीं करता है। और हमारा इंटेंशन यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर फोर्स स्टडी करना, ना कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मुकाबला करना। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, केवल इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करना है, यानी इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हमें देखना है। तो इसलिए हम जो टेस्ट चार्ज लेके आते हैं उसमें हम चालाकी ये करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम रखते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट टेस्ट चार्ज टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, 0, किसके कंपैरिजन में, इसके सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशन है। देखिए, जब 1 कूलाम टेस्ट चार्ज को हम यूज़ में लेंगे फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए, यानी टेस्ट चार्ज के तौर पे अगर हम 1 कूलाम चार्ज को यूज में लेते हैं तो हमें किसी भी लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, जैसे इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, अब हमें इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड तो फैला हुआ है, हमें इसका सोर्स चार्ज का पता नहीं कहाँ पे कहाँ है सोर्स चार्ज, हमें केवल ये पता है इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसका सोर्स चार्ज यहाँ 10 मीटर पे है या 100 मीटर पे है या 1 किलोमीटर दूर है, पता नहीं, बस इतना पता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमसे पूछा गया इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम 1 कूलाम का चार्ज लेंगे, उस 1 कूलाम के चार्ज को ले जाके यहाँ रख देंगे, उस पर फोर्स जितना लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो 1 कूलाम चार्ज को यहाँ ले जाके रखते हैं, यहाँ पे फोर्स लगता है 100 न्यूटन, तो इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 100 न्यूटन पर कूलाम। यानी 1 कूलाम चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी लोकेशन पे, वो फोर्स क्या कहलाएगा, उस लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट फोर्स को करेंगे, लेकिन मिल क्या जाएगा साथ में हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस लोकेशन पे चार्ज को रखा, यहाँ पे हमने देखा 1 कूलाम चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, 50 न्यूटन, तो इस लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 50 न्यूटन पर कूलाम। तो अब हमें पता चल गया कि भैया इस लोकेशन पे 1 कूलाम चार्ज लाएंगे तो 50 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो अब हम आगे तक की कैलकुलेशन कर लेंगे कि दो कूलाम को लाएंगे तो कितना लगेगा, 100 न्यूटन लगेगा। ओके, एक पेन 5 रुपए का आता है, 2 पेन 10 के आएंगे, 3 15 के आएंगे, 4 20 के आएंगे। तो ये तो बिल्कुल ईजी हो गया हमारे लिए, अर्थमेटिक जैसा हो गया फिजिक्स से। ओके, तो सिंपल वही चीज़ यहाँ पे करी। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमने कूलाम जो टेस्ट चार्ज है उसको कितने मैग्नीट्यूड का ले लिया, 1 कूलाम का। 1 कूलाम का लेते उस पे जो फोर्स निकल के आया वो किसके इक्वल मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। तो 1 कूलाम पे जितना फोर्स लगेगा वो उस लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अब हम चाहे 1 की जगह 2 3 4 1000 कूलाम का ले आएंगे तो हम उसके लिए निकाल लेंगे। 1 कूलाम पे 50 न्यूटन लग रहा है तो 2 कूलाम पे 100 न्यूटन, 3 कूलाम पे 150, 4 कूलाम पे 200 न्यूटन। तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स व्हेन द चार्ज इज 1 कूलाम। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन
दिस चार्ज एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इतना डिस्कस कर चुके, इतनी बार बोल चुके, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। कई बार स्टूडेंट से पूछते हैं बताइए इस चार्ज को इंक्रीज कर देंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। तो जल्दी से फटाक से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो एज फॉर्मूला इस रिलेशन को देखते ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। हमने पूछा ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू कम कर दे तो, अगर इसकी वैल्यू कम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। फॉर्मूला देख के तो ऐसे ही लगता है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सही है, बट हर बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं सोचा जाता है, कॉन्सेप्ट के थ्रू सोचा जाता है। ओके, हमारी थ्योरी क्या है वो सोचिए। हम क्या कहते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू सोर्स चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया, सोर्स चार्ज ने बनाया। और ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है क्या, नहीं, ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हम ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, तो ये वाला चार्ज है। इस चार्ज को आप इस लोकेशन पे लाए नहीं थे, तब इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सोर्स चार्ज के कारण E। तो आप इस चार्ज को यहां पे लेके आइए, चाहे ना लेके आइए, इस लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड तो E ही रहेगा, क्योंकि इस लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा, सोर्स चार्ज। ओके, क्योंकि ये लोकेशन किसकी है, सोर्स चार्ज की। तो इस लोकेशन पे ये सोर्स चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो ये खुद डिसाइड करेगा ना, ये वाला टेस्ट चार्ज थोड़ी ना डिसाइड करेगा। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं, इस टेस्ट चार्ज की मदद से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये इसकी हेल्प से बता सकते हैं, जैसे अभी हमने किया 1 कूलम चार्ज को लेके। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करने का राइट इसके पास नहीं है, उसका राइट किसके पास है, केवल सोर्स चार्ज के पास। तो अगर आप इसको बढ़ाइए चाहे कम करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई लेना देना ही नहीं है इस टेस्ट चार्ज से। सो रिमेंबर इन दिस फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनअफेक्टेड बाय दिस चार्ज। ओके, तो फिर इस सोर्स चार्ज से इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यस पड़ता है, तो इसके साथ इसका कोई रिलेशन होना चाहिए, तो इसके साथ जरूर इसका रिलेशन, और उस रिलेशन के अंदर, उस फॉर्मूले के अंदर हम इसको कम ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, बट टेस्ट चार्ज का कोई इससे लेने देना नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई मोहल्ले का गुंडा है, उसकी इस लोकेशन पे कितनी गुंडागर्दी चलेगी, कॉलोनी के अंदर इतनी दूर उसकी कितनी गुंडागर्दी चलेगी, तो वो तो ये डिसाइड करेगा ना। बाहर से कोई आया, उसको क्या पता यहाँ पे कौन है, क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे कितना क्या है, यहाँ की जो इसकी, यहाँ पे जो इसकी गुंडागर्दी है वो कम चलेगी या ज़्यादा चलेगी, वो ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये एरिया किसका है, इसका है। ओके, इसका एरिया नहीं है ये तो खुद इसके एरिया में आया है। तो यहाँ पे कितना क्या हालचाल है इस लोकेशन का वो ये बता सकता है, लेकिन इस हालचाल को चेंज नहीं कर सकता है। ओके, जो भी सिचुएशन यहाँ पे है उसको चेंज करने का राइट इसके पास नहीं है। ओके, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज के साथ रिलेशन देखिए। सोर्स चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फॉर्मूला। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमने रखा सोर्स चार्ज Q, इसका इसकी सराउंडिंग में हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। ओके, इससे R डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितनी R, इस R डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं और रख देते हैं लाके। तो इस पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। कितना लगता है, Q इंटू ई। ई क्या है, इस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ओके, ये R क्या है, इस लोकेशन का, इस पोजीशन का, या यहाँ पे जो भी आपने चार्ज रखा टेस्ट चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू दिस, तो इसको भी वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। ओके, नाउ तो हमें मालूम है इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू QE। ओके,
और इससे हमें पता चला E इज इक्वल टू कितना होता है, F/Q। नाउ यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ये जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके बीच में लगता है, दो चार्जेस के बीच में लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के फोर्स लगा रहा है, हमने शुरू में कहा था कौन सा फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q, दोनों के बीच का डिस्टेंस का r²। ये सेकेंड इक्वेशन। इस सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो E इज इक्वल टू, F की जगह लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू 1/Q, ये वाला Q। टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल हुआ और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसको कहते हैं पॉइंट चार्ज फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज फॉर्मूला। और ये किसकी हेल्प से मिला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलाम फोर्स की हेल्प से मिला, इसलिए इसको कहते हैं कूलाम्स पॉइंट चार्ज फॉर्मूला। अब देखिए इस रिलेशन में उस रिलेशन में क्या डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे बोलें कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा करें या कम करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर पड़ता है, तो हाँ यहाँ असर पड़ता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिलेटेड है, सोर्स चार्ज से। ओके, तो ये भी चार्ज के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये भी चार्ज के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टेस्ट चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इन टर्म ऑफ सोर्स चार्ज, एंड नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अफेक्टेड बाय दिस चार्ज। ओके, और कैसे अफेक्ट होता है, देखिए ये Q ये E, दोनों की पावर कैसी है 1, और दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया R के साथ में, तो R के साथ में देखिए दिस इज E, दिस इज R² या R, कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो R के साथ में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे ग्राफ बनेगा। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रूम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो किस किस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले डिपेंड करेगा इस रूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अपने खुद के सोर्स चार्ज के ऊपर। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, सोर्स चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, तो पहला तो सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। दूसरा सोर्स चार्ज कितनी दूर है, यानी सोर्स चार्ज से कितनी दूर लोकेशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक कर रहे हैं, तो उस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। ओके, दिस डिस्टेंस इज नोन एज ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। जैसे ये सोर्स चार्ज है तो इसका सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। ये फॉर्मूले से दिख गया हमें। आर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे ई वैसे वैसे कम होगा, यानी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, लोकेशन जैसे जैसे दूर होती जाएगी सोर्स चार्ज से, तो उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे होती जाएगी, कम होती जाएगी। और कम होने का जो तरीका है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए चार्ज के साथ में, सोर्स चार्ज के साथ में बढ़ने का तरीका कैसा है, आपने इसको 2 टाइम्स बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ाया तो 4 टाइम्स बढ़ गया। चार्ज के साथ, डिस्टेंस के साथ में देखिए, डिस्टेंस को डबल करिए, 2 टाइम्स करिए तो ये कितने टाइम्स कम होगा। पहली चीज़ तो इसको बढ़ाने से ये कम होगा, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। अब देखिए कैसे होता है, अगर हमने इसको डबल किया 2 टाइम्स किया तो ये कितने टाइम्स कम होगा, 4 टाइम्स। 3 टाइम्स कम किया तो ये कितने टाइम्स कम होगा, 9 टाइम्स। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में डिस्टेंस का चार्ज से ज़्यादा इफेक्ट है इसके ऊपर, सोर्स चार्ज से ज़्यादा डिस्टेंस का इफेक्ट है। अगर हमें किसी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा भी मतलब कम मेहनत से उसकी वैल्यू को ज़्यादा कम करना है, कम एफर्ट लगा के, तो तरीका क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा करा जाए या ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को कम ज़्यादा किया जाए। तो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को कम ज़्यादा करो। अगर ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को हम थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चेंज आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो जाएगा। जबकि इधर चार्ज को अगर आप 2 गुना बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2 गुना बढ़ेगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना है मान लेते हैं, तो चार्ज को बढ़ाएं या डिस्टेंस को कम करें, दोनों में से ज़्यादा इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को हम चेक करके देख लेते हैं तो हमें पता चलता है डिस्टेंस को आप थोड़ा सा कम करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा।
वहीं पे चार्ज के थ्रू अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। क्योंकि कैसा रिलेशन है, लीनियर, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, इसको हमेशा ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कहेंगे हम, ओके। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए तीसरा डिपेंड करता है मीडियम पे। ये जो सारा हमने कुछ स्टडी किया अभी, ये रूम के अंदर, स्पेस के अंदर, ये हमने सब किया कहाँ पे, वैक्यूम में, ओके, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में। लेकिन फॉर मीडियम, मीडियम के केस में इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन Q अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलन क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू नहीं होती है, हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास वैल्यू होती है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके। तो एप्सिलन की जगह पे हम इसको रख सकते हैं यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q अपॉन एप्सिलन नॉट के साथ क्या आ गया, एप्सिलन आर। एप्सिलन है यहाँ पे, एप्सिलन की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर, और Q के नीचे क्या है, आर स्क्वायर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, ओके। अब हम चाहें, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये तो मीडियम का, ये वैक्यूम का, और ये दोनों का यानी जनरल फॉर्मूला। अब देखिए इसको वैक्यूम में कन्वर्ट करना है, तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर की कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, 1 रख देंगे, तो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, वैक्यूम में कन्वर्ट हो गया, ओके। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इन जनरल फॉर्म, ओके। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, Q ये भी स्केलर क्वांटिटी है, आर स्क्वायर, ये नीचे आर स्क्वायर क्या है, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ ही साथ यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर। ये आर यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है, ये आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर यूनिट वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। तो इस लोकेशन पे सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन कैसी है, अलोंग आर यूनिट वेक्टर, और आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देखो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन में। तो ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर को लिखा वेक्टर फॉर्म में, ओके। सो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ओके। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, उसका अलग वीडियो बना रखा है मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमें पढ़ना है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे, किसी लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। केवल ड्राइंग देख के हम बता दें कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना नॉन मैथमेटिकली, केवल ड्राइंग के थ्रू भी हम स्टडी करते हैं, और वो किसकी हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की हेल्प से करते हैं, ओके। एक बात और, 2 तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमने उस वीडियो के अंदर स्टडी कर रखा है। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।